नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबल्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र की विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पाचन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में पाई जाती हैं और इनकी जो संख्या है वो करीब 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों से लार रस का स्रावण होता है। चित्र में हम देखें तो इनकी स्थिति पहली कर्णपूर्व कान से पहले की तरफ होती है, दूसरी अधोजंब जबड़े के नीचे और तीसरी अधोजीवा जीभ के नीचे यह ग्रंथि पाई जाती है। तो इनकी स्थितियों को यदि हम और विस्तार पूर्वक देखें, पहली इसकी स्थिति होगी कर्णपूर्व, लार ग्रंथि। इसके बाद अधोजंब, लार ग्रंथि। इसके बाद अधोजीवा लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से लार रस का स्रावण होता है। प्रतिदिन लार ग्रंथि से लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावण होता है। लार की रासायनिक संरचना को देखें तो यह छूने पर चिकना एक द्रव होता है। इसमें इसका पीएच जो मान है वो करीब 7.8 के लगभग होता है। इसके रासायनिक संगठन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, NeHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण इसकी प्रकृति व क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान लगभग 7.8 होता है। लार में कोशिकीय संरचनाएं, कार्बनिक संरचनाएं और अकार्बनिक संरचनाएं, तीनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। कोशिकीय संरचना में इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC पाई जाती हैं। अकार्बनिक भाग की बात करें तो इसमें क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सल्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन इत्यादि होते हैं। इसी तरह से इसमें हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइसोजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। ये सब मिलकर लार को अच्छी तरह से बनाते हैं। तो लार जो है यह हमारे पाचन तंत्र में क्या कार्य करती है? तो लार का पहला कार्य है भोजन को लसलसा एवं लुगदीनुमा बनाना, ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके, भोजन को निगलने में सहायता करें, इसलिए यह भोजन को लसलसा और लुगदीनुमा बनाती है। तो लार का पहला कार्य है भोजन को लसलसा एवं लुगदीनुमा बनाना, ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। दूसरा लार का कार्य है कि यह भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड का पाचन करती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम है टायलिन। यह टायलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो एमाइलेज का कार्य होता है कि यह स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
तीसरा लार का कार्य है कि लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रभाव से यह एक प्रतिजैविक की तरह भी कार्य करती है, अर्थात यह हमारे मुख में उपस्थित जीवाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य करती है। तो तीसरा इसका कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करना, जिससे हमारे मुख में जीभ और अन्य भागों की सफाई होती रहती है। तो ये लार के कार्य, लार रस के कार्य। दोबारा से हम इसको देखें। लार यह छूने पर चिकना एक तरल द्रव होता है। इसमें चिकनाहट का कारण पाया जाता है कि इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नामक क्षारीय पदार्थ होता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7.8 के करीब होता है। लार रस क्या काम करती है? तो ये भोजन को लसलसा और लुब्धीनुमा बनाती है, जिससे भोजन को आसानी से निगला जा सके। दूसरा, इसमें एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा है कि जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करती है। तो ये है पहली ग्रंथि, लार ग्रंथि या लार ग्रंथियाँ। अब हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथि, वह हमारे पाचन तंत्र में, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यह पाचन तंत्र में ग्रहणी के भाग से जुड़ी होती है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में यह ग्रहणी से जुड़ी हुई एक संरचना होती है। अग्नाशय ग्रंथि हमारे पाचन तंत्र में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसके उत्पाद, कुछ उत्पाद रक्त में सीधे स्रावित होते हैं और कुछ इसके उत्पाद वह हमारी आंत्र में स्रावित होते हैं, इसलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है। पहले हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। यह दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। यह हार्मोन उत्पन्न होते हैं लैंगर हैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से। लैंगर हैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से दो प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। पहली कोशिका होती है जिसका नाम है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। यह इंसुलिन हार्मोन भोजन के पाचन के उपरांत बने ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है और ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में, हमारे शरीर की ग्रंथि यकृत में भोजन के रूप में संचित होता है। तो पहला इसका कार्य है इंसुलिन का कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है। दूसरा हार्मोन उत्पन्न होता है वो है अल्फा कोशिकाओं द्वारा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। यह हार्मोन विपरीत कार्य करता है, अर्थात ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है या जब हम कभी भोजन नहीं करते तो उस समय में भोजन की पूर्ति इसी हार्मोन्स के द्वारा होती है, जो हमारे शरीर में संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये दो प्रकार के हार्मोन विशेष करके अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि की यदि हम संरचना को देखें तो ये संरचना पाई जाती है यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये जो हमें हल्की सी ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि से विशेष प्रकार के एंजाइमों का भी स्रावन होता है। इन एंजाइमों की हम चर्चा करें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है एमाइलेज।
इसी तरह से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम वो है ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एवं कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसी तरह से वसा के पाचन के लिए इस ग्रंथि से उत्पन्न होता है एंजाइम लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। इसी तरह से न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न होता है न्यूक्लिएजेज। यह एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए का पाचन करता है, इसको न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है। तो हम इसकी संरचना को देखें। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्पन्न होता है एंजाइम एमाइलेज। यह एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करता है। इसी तरह से प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करते हैं। कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज, यह पेप्टाइड को आगे अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अमीनो अम्ल यह प्रोटीन की इकाई होती है। लाइपेज एंजाइम यह वसा पर कार्य करता है और वसा को आगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में यह परिवर्तित करता है। न्यूक्लिएजेज एंजाइम यह डीएनए और आरएनए को आगे न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि के स्राव हमारी पाचन तंत्र के छोटे भाग हैं। पाचन तंत्र का जो भाग है छोटी आंत में यह स्रावित होते हैं। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन के पाचन की रासायनिक क्रिया होती है। इसके बाद हमारी जो अगली ग्रंथि है वह ग्रंथि है यकृत या लीवर, जिसे हम जिगर कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि इसलिए हमारे शरीर की सबसे विशेष ग्रंथि भी है। इसका रंग देखें तो यह गहरे चॉकलेटी रंग की होती है और ये दो अलग अलग लॉब्स के अंदर पालियों में विभक्त होती है। इस ग्रंथि से पित्त लवण का स्राव होता है। यह पित्त लवण आगे पित्ताशय में संग्रहित होता है और जो छोटी आंत में स्रावित होता है। यह पित्त लवण वसा का पायसीकरण या वसा का इम्लसीकरण करता है। वसा के पायसीकरण या इम्लसीकरण का अर्थ होता है कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित करना, ताकि वसा को आसानी से पचाया जा सके। वसा का पाचन यह पित्त लवण के द्वारा होता है। तो हम यकृत के कार्यों के बारे में हम देख लें तो यकृत जो है यकृत ये यकृत ये इसका है बाया पिंड, ये इसका दाया पिंड,
यह पित्ताशय, पित्त वाहिनी और छोटी आंत, ये हम कह सकते हैं ग्रहणी। तो यह हमारी ग्रंथि 1.5 किलो भार की होती है, 2 भागों में विभक्त होती है, बायां पिंड और दायां पिंड, जो आपस में दोनों जुड़ी हुई होती है। इस यकृत ग्रंथि के कार्य क्या है? तो यकृत ग्रंथि का पहला कार्य है पित्त लवण का निर्माण करना। पित्त लवण यह पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जो यकृत में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ये कुफर कोशिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का अपघटन करती है और जिसके परिणाम स्वरूप यह पित्त लवण उत्पन्न होता है। पित्त लवण में 2 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। पहला होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, इसका जो रंग होता है ये लगभग पीले रंग का होता है, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, इसका जो रंग होता है यह हरा होता है। ये दोनों मिलकर पित्त लवण का निर्माण करते हैं और ये पित्त लवण आगे वसा पर कार्य करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरा इसका कार्य है कि यह भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह यह ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ग्लाइकोजन के रूप में यह भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह इंसुलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज होता है यह परिवर्तित होता है आगे ग्लाइकोजन के रूप में, और ये ग्लाइकोजन का संग्रह हमारे यकृत में होता है। यकृत का तीसरा कार्य है कि यह स्कंदक जो पदार्थ हैं रक्त में पाए जाने वाले, जैसे कि यकृत में स्कंदक पदार्थ जो हमारे रक्त को जमाने का कार्य करते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन हमारे इसी यकृत के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो चोट लगने पर शरीर से बाहर जब घाव से रक्त स्राव होता है तो उसे रोकने का कार्य करते हैं। इसी तरह से इसका एक और कार्य है कि यह प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन का भी संश्लेषण करता है। हेपेरिन यह हमारी रक्त शिराओं में रक्त को जमने से भी रोकता है। इसी तरह से यकृत हमारे शरीर के अंदर एक उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करता है। उत्सर्जी अंग के रूप में हमारे शरीर के अंदर यह यूरिया का संश्लेषण करता है। तो हम कह सकते हैं तीसरा इसका कार्य होगा स्कंदक पदार्थ, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजिन, जिनका यह संश्लेषण करता है। इसी तरह से प्रतिस्कंदक पदार्थ स्कंदक पदार्थ हेपेरिन का भी संश्लेषण करता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ जो रक्त शिराओं में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है, और यह उत्सर्जी अंग के रूप में भी है। यह उत्सर्जी अंग अर्थात ये यूरिया का संश्लेषण भी करता है। यूरिया हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के अपघटन से उत्पन्न अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसका संश्लेषण भी हमारे शरीर में यकृत के द्वारा होता है। तो यह हमने यकृत के बारे में संरचना का अध्ययन किया। इसके पश्चात अगला जो वीडियो है उसमें हम किसी दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।